Green World Publications. नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं तस्लीमा मंसूरी और अब हम बढ़ रहे हैं। हमारे जो एनालिसिस वाला चैप्टर हमारा चल रहा है इंग्लिश का, इसके बस लास्ट के 1-2 चैप्टर्स और बचे हैं और आपका पूरा हो जाएगा। एंड एग्ज़ाम के बिल्कुल पहले पहले हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हुई हैं बच्चों। कुल मिलाकर के 10 से 12 लेक्चर है। आप इसको स्पीड बढ़ा करके 1.5 की स्पीड पर भी देख सकते हैं। आराम से देखिए और कायदे से बस पॉइंट्स को सुनते जाओ, देखते जाओ कि क्या क्या हुआ है और क्या चीज़ें आई हुई हैं और उन सवालों को किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, ये आपको देखना है। और मैं बार बार यही चीज़ कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का फ़ायदा यही है कि आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर करने का फ़ायदा क्या होता है ना। कैसे सवाल को करना है, किस तरीके का सवाल आया हुआ है, मुझे अपना चैप्टर किस तरीके से पढ़ना है। कुल मिलाकर के शायद से 1 हफ्ता ही है अब आपके एग्ज़ाम में, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और इस दौरान आपको बस क्या करना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आप प्लीज़ यही करिए कि आप अपने क्वेश्चंस को देखिए एंड क्वेश्चन को खुद से ही उसका आंसर लिखने की आप प्रैक्टिस करो। अब ये नहीं कि क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक में देखो और उसी से आंसर को रटने की कोशिश करो। अब आंसर खुद लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्या है बच्चों, हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, आपसे लॉन्ग आंसर भी करने को देता है और लगभग ये आपको दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न होते हैं, तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न को आपको लगभग 60 से 70 वर्ड्स में लिखने होते हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, 60 से 70 वर्ड्स में आपको अपने आंसर को लिखना होता है, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, ये देखिए आपका जो लास्ट लेसन वाला चैप्टर है उसी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज द रीजन दैट मेड एम हैमिल डिक्लेयर दैट द लेसन व्हिच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे वॉज टू बी द लास्ट लेसन। क्या रीज़न रहा था कि उस दिन हैमल ने ये डिक्लेयर किया कि आज का जो लेक्चर है, आज का जो हम क्लास लेने वाले हैं, ये हमारा आज लास्ट लेसन होगा, इसके बाद हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। ऐसा क्या हुआ था, मैं आपको पहले भी स्टोरी बता चुकी हूँ कि क्या हुआ था कि प्रशिया ने फ्रांस पर अटैक कर दिया था, फ्रांस को क्या कर लिया था, जीत लिया था, जिसकी वजह से प्रशिया ने फ्रेंच लैंग्वेज एंड फ्रेंच ट्रेडिशंस पर क्या लगा दिया था, रोक लगा दिया था। एंड इसी रीजन से एम हैमिल ने कहा था कि आज जो लेसन हम सीखेंगे वो आज का लास्ट लेसन होगा। ठीक है, सो मिस्टर हैमिल वॉज टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर लास्ट 40 years. He opened a grammar book and taught them their last lesson. He said that it was my last French lesson. Mr. Hamel said that French language was the most beautiful language in the world, the clearest, most logical language. He further said that they must guard it among them and never forget it. ओके, देखिए ये आंसर बच्चों, इस आंसर में आपका उत्तर कहीं भी नहीं लिखा है। अब मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि जब मैं आपको चीज़ें बताती हूँ तो, और जब मैंने ये आंसर पढ़ा, आपको ये पता चल गया होगा कि मैम यहाँ पे इस सवाल का तो आंसर है ही नहीं, पूछ क्या रहा है सवाल। देखो, ये भी ध्यान देना होगा कि सवाल क्या पूछ रहा है और उस सवाल का जवाब क्या होगा। ये नहीं कि वो पूछ रहा है आपसे कि केला एक फल है कि नहीं है, और अब आप केले के बारे में ना बता करके आप बैगन और टमाटर और बाकी चीज़ों के बारे में बताने लगो और केले का कहीं नाम ही नहीं आया। ठीक है, ये होता है सवालों का सही जवाब ना दे करके बस चारों तरफ घुमाते रहना, जिसको क्या कहा जाता है, बीटिंग अराउंड द बुश। राइट, सो डू नॉट बीट अराउंड द बुश, जस्ट क्लियरली आपको अपने आंसर लिखने पड़ते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे यही काम किया गया है, इर्द गिर्द घुमाया गया है, दुनिया भर की बातें की गई हैं, लेकिन जो सवाल पूछा उसका जवाब ही नहीं लिखा गया। पहली लाइन में पढ़ रही हूँ, व्हाट इज द रीजन दैट मेड हैमिल डिक्लेयर दैट द लेसन विच वॉज गोइंग टू टीच ऑन द फेटफुल। रीजन क्या था, क्यों मिस्टर हैमिल ने कहा कि दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेसन फॉर एवर। राइट, क्यों कहा उन्होंने, रीजन कहीं बताया ही नहीं है। मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ आंसर, देखो, मिस्टर हैमिल वॉज टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर लास्ट 40 years. वो लगभग 40 सालों से इस स्कूल में पढ़ाते थे। ही ओपनड अ ग्रामर बुक एंड टॉट देम देयर लास्ट लेसन। उन्होंने ग्रामर की किताब खोली और लास्ट चैप्टर बच्चों को पढ़ाया। ही सेड दैट इट वॉज माई लास्ट फ्रेंच लेसन। उन्होंने कहा कि आज ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है।
Mr. Hamel said that French language was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical language. He further said that they must guard it among them and never forget. Reason नहीं बताया, रीजन कहीं नहीं बताया है. अब आप रीजन बताएंगे. रीजन क्या था? अभी जैसे मैंने बताया, स्टोरी जिन बच्चों ने पढ़ी हुई है, जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, उनको रीजन पता है कि क्या रीजन था. तो अब यहाँ पर सबसे पहला आप क्या लिखेंगे? कीप ऑल दीज थिंग्स. ये सब आप रखिए अपने आंसर में, इन सबको रखना है, लेकिन हाईलाइट करो जो रीजन है तुम्हारा, मेन पॉइंट जो है उसको सबसे पहले रखो. तो क्या रीजन था? अच्छा लिखो, प्रशिया या प्रशा बोलते हैं बहुत सारे लोग. प्रशिया कॉन्कर्ड द रीजन, ठीक है ना, फ्रांस लिखो. एंड देयर वॉज स्ट्रिक्ट ban on following or teaching any French tradition, culture और लैंग्वेज. फुल स्टॉप. ठीक है. Then Mr. Hamel was teaching in the school for last 40 years. He opened a grammar book and taught them this lesson. He said that it was my last French lesson. ठीक है ना. अब ये अपनी बात लिखने के बाद अब बाकी चीजें आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है बच्चों. तो सबसे पहले आपको बताना क्या है? That Prussia has conquered the रीजन, है ना. और उसके बाद उसने क्या किया था? उसने बैन कर दिया था फ्रेंच ट्रेडिशंस को फॉलो करने से, फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने से, फ्रेंच कल्चर को फॉलो करने से, उन सब पे बैन लगा दिया हुआ था. जिसकी वजह से अब जो उन फ्रेंच टीचर हैं, जो उस लैंग्वेज के टीचर हैं, उन बहुत सैड हुए थे. एंड उस दिन उन्होंने स्कूल छोड़ करके जाने का फैसला भी कर लिया. इसीलिए उन्होंने बच्चों को एड्रेस किया कि आज का ये हमारा लास्ट लेसन है, इसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा. ठीक है. ये कह करके उन्होंने अपनी बात को खत्म कर दिया था. और ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा था? विवे ला फ्रांस. ठीक है. लॉन्ग लिव फ्रांस करके लिखा हुआ था. ठीक है. अब जाकर के हमारा आंसर कंप्लीट हुआ है. स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं. ठीक है. एक सेकेंड. चलिए अगला. मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री. ये जो आपका द लॉस्ट स्प्रिंग नाम का जो चैप्टर है, उसमें से ये लिखा गया है बच्चों. ठीक है ना. मतलब उसमें से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि क्या रीजन रहा था, या फिर क्या क्या जो बैंगल इंडस्ट्री में, चूड़ी वाली इंडस्ट्री में, चूड़ी वाले कारखाने में काम करने का क्या क्या नुकसान है. हजार्ड का मतलब क्या होता है? नुकसान, हानि. क्या क्या हानियां हैं वो आपको बताने हैं. हानियां का मतलब वो हानियां पाकिस्तान की लड़की नहीं, नुकसान वाला हानि. ठीक है ना. चलिए बढ़िए आगे. सो आंसर क्या है हमारा? हम देखते हैं हमारा आंसर क्या है. ठीक है बच्चों. द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री हैज मेनी हेल्थ हजार्ड्स. इट यूजुअली एम्प्लॉयज स्मॉल चिल्ड्रन. जैसे मैंने बताया था कि हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि किस तरह से स्लम एरिया के बच्चों को, बहुत ही ज़्यादा जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले जो बच्चे हैं, दूसरे जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं, जो थोड़े से सोसाइटी, अपर सोसाइटी के लोग हैं, वो कैसे इन बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं अपने फ़ायदे के लिए. तो इस तरह से चूड़ी की खदान में भी, चूड़ी के कारखाने में भी, नॉट खदान, चूड़ी के कारखाने में भी छोटे बच्चों को, यंग बच्चों को मजबूरी में काम कराया जाता है. और चूड़ियाँ जो हैं, स्पेशली जो कांच की चूड़ियाँ बनाई जा रही हैं, तो उस कांच की चूड़ियों को मैनुअली उनसे काम करवाया जाता है. बच्चे के पास में, मतलब जो लोग उसमें काम करते हैं, नॉट ओनली बच्चे, यंग भी काम करते हैं, विमेन भी काम करती हैं, आदमी भी काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं. और बिना किसी सेफ्टी मेजर्स के उनसे काम कराया जाता है. उनके हाथ में कोई ग्लव्स नहीं होता है, उनकी आंखों पे कोई चश्मा नहीं होता है, कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती है.
जस्ट उनको आग से चूड़ी को पहले गलाना पड़ता है, फिर उसको अलग अलग शेप में काटना पड़ता है, देन वापस से कुछ चूड़ियाँ नुकसान हो गई उनको हटाना पड़ता है। तो देयर माइट चांस कि वो उनको नुकसान हो सकता है, उनको चोट लग सकती है, उनकी आंखों में चोट लग सकता है, जल सकते हैं वो। कोई भी किसी भी तरह का सेफ्टी मेजर नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ इलीगल टू एम्प्लॉय वेरी यंग चिल्ड्रेन इन हजार्ड्स इंडस्ट्री, बट हमारे यहाँ पे कानून भी है। आर्टिकल 24 हमारा कहता है कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको फैक्ट्रीज में, स्पेशली ऐसी जगहों पर जहाँ पर बहुत ही लाइक डेंजरस सिचुएशन है, डेंजरस इन्वायरमेंट है, वहाँ पे बच्चों इन यंग बच्चों से काम कराना इलीगल है, लेकिन काम तो कराया ही जाता है। बट सर्टेन फोर्सेज लाइक मिडिलमैन, मनी लेंडर्स, पुलिस एंड पॉलिटिशियंस कंबाइन टू एंट्रैप द पुअर वर्कर्स। ये सब कुछ मिली जुली भगत होती है, सारे के सारे लोग मिल करके काम करते हैं। अदरवाइज कोई एक भी ठीक है, मान लो कि चलो पुलिस भी ठीक है, पुलिस भी ढंग से काम कर रही है, तो भी इनका ये जो इंडस्ट्री है वो चल नहीं सकता है। लेकिन सभी लोग मिले हुए होते हैं, सारे के सारे पुलिस वाले ईमानदार नहीं होते हैं और सारे के सारे पुलिस वाले बेईमान भी नहीं होते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस फर्स्ट कंसिडर द प्लेस वेयर बैंगल मेकर्स वर्क। It is a cottage industry. They work in the glass furnaces with high temperatures. The dingy cells are without air and light. जहाँ पे क्या कहते हैं कि इंडस्ट्री है, वहाँ पे बहुत रोशनी वगैरह भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं होता है, मतलब उजाला नहीं होता है। बॉयज एंड गर्ल्स वर्क हार्ड ड्यूरिंग डे नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। आग के सामने, जैसे मैंने बताया कि कांच की चूड़ियां हैं तो उनको तपाना भी पड़ता है, तो आग में भी काम करते हैं। दे वेल्ड पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। चूड़ियों को फिर गला करके एक पर्टिकुलर शेप भी देना पड़ता है, पतली पतली चूड़ियों का शेप काटना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड। तो अंधेरे में काम करने की वजह से उनकी आंखें जो होती हैं वो इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं कि फिर वो जो ज़्यादा रोशनी में जाते हैं तो आईज बिकम्स ओवर सेंसिटिव, झेल नहीं पाती हैं आंखें बहुत ज़्यादा लाइट को। फिर दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट। रोशनी तक चली जाती है बिफोर दे बिकम अडल्ट्स। ग्लास ब्लोइंग, वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास आर हेल्थ हजार्ड्स। Even the dust from polishing the glass of bangles adversely affects the eyes and even adults go blind. Thus the surrounding prevailing conditions and the type of job involved all prove risky to the health of the workers. तो ये सारे कुछ conditions होते हैं जिनकी वजह से बच्चे काम करने वाले हैं, जो लोग वहाँ पे काम करने वाले हैं, उनकी हेल्थ को बहुत बड़ा नुकसान होता है। एंड आयरनी ये है, बहुत ही व्यंग बात ये है, बहुत ही सैड पार्ट ये है कि इन लोगों को कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता है इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। मान लो कि आंखें चली गई हैं, मान लो कि कहीं पे जल गए हैं, मान लो कि कहीं स्किन इशू हो गया है काम करने की वजह से, लंग इन्फेक्शन हो गया है, तो किसी भी तरीके का हेल्थ ख़राब होने की वजह से उनको किसी भी तरीके का हर्जाना नहीं मिलता है, कंपनसेशन नहीं दिया जाता है इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खैर अभी गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है ताकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी फ़ायदा हो सके, मतलब वो भी एक अच्छा और बेहतर काम कर सकें एंड लिविंग भी बेहतर अपनी कमा सकें, ठीक है। खैर अभी हम देख रहे हैं और देयर आर सो मेनी चैलेंजेस दैट वी नीड टू ओवरकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। ये हमने चलिए अच्छा ठीक है। अब कह रहा है कि जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनका जीवन कैसा है। देखो बच्चों, हमें लगता है कि जब हम काम करते हैं तो हमें एक अच्छी मजदूरी मिलती है, बट स्पेशली जैसे मान के चलो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके घरों में जो बिजली आ रही है, ठीक है ना, हमारे घरों में जो बिजली आ रही है, हम घर पे बैठे बैठे पंखा चला ले रहे हैं, टीवी चला ले रहे हैं, फ्रिज चला ले रहे हैं, हमें लगता है कि बिजली बस ऐवे ही आई और चली गई, है ना। और थोड़ी देर के लिए अगर बिजली चली जाती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, राइट। लेकिन ये जो बिजली है, स्पेशली हमारे जो देश में जो बिजली का सोर्स है, देयर आर सो मेनी सोर्सेज, जिसमें हाइड्रो पावर है, आपका विंड पावर है, आपका रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं, सोलर पावर से एनर्जी मिलती है, बट ज़्यादातर ऑलमोस्ट अभी भी 90% जो एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स है हमारे यहाँ पे,
वो कोयले से मिलता है। अब कोयला कहाँ है? कोयला ज़मीन के अंदर है बच्चों, उसकी खुदाई की जाती है, खानों से उसको खोदा जाता है। तो जो मज़दूर कोयले की खुदाई कर रहे हैं उनका लाइफस्टाइल बहुत बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, बहुत ही बुरे कंडीशन में वो होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनसे फिजिकली लेबर बहुत ज़्यादा कराया जाता है, काम बहुत ज़्यादा कराया जाता है, लेकिन उनका पे स्केल बहुत कम होता है। इस वजह से होता है क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये जो आप कह लो कि धंधे होते हैं जो बड़े बड़े, स्पेशली माइंस के जो काम होते हैं, इनमें करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। मिडिल मैन हो गए और जो लीडर्स हो गए, जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, इनको बहुत फ़ायदा होता है, बट मजदूरों का एक्सप्लॉइटेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। सिमिलरली बैंगल इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं, यही होता है इनके साथ में। इनकी मजदूरी बहुत कम रहती है, मतलब मजदूरी इतनी कम रहती है कि 2 वक्त की रोटी अच्छे से, जो बैलेंस डाइट होता है, वो भी ये नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में, और फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर एक्सपोज टू मल्टीपल हेल्थ हजार्ड while working. Many of them are children who work near hot furnaces. गरम गरम भट्टियों के सामने काम करते हैं। Daylight पूरे टाइम काम करते रहते हैं, रात दिन। Often losing their eyesight, आँख की रोशनी तक चली जाती है। Years of mid-numbing toil have killed all initiative and the ability to even think of taking up another profession. अब इतना ज़्यादा पुराना हो गया है कि ये लोग उसी में काम करना इनकी मजबूरी बन गई है, कह सकते हो, या उसी में जा रहे हैं, किसी और प्रोफेशन में ये जा भी नहीं पा रहे हैं। मे बी एक रीज़न ये हो सकता है कि अनस्किल्ड हैं और कोई काम करना भी नहीं आता होगा। दे आर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव ड्यू टू बुलिंग एंड एक्सप्लॉइटेशन बाय द पॉलिटिशियंस, अथॉरिटीज, मनी लेंडर्स एंड मिडिलमैन। यही है, ऐसा नहीं है कि कोई, देखो हर किसी को अच्छा जीवन चाहिए, पर मजबूरी ये आ जाती है, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कोई आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। आप चाहेंगे भी कि हाँ ठीक है, ये लाइफ मुझे पसंद नहीं आ रही है, मैं मेहनत करके मैं कहीं और चला जाऊंगा। सो पीपल विल ड्रैग योर लेग, लोग आपके टांग को खींच करके आपको पीछे करने की कोशिश करते रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीडर्स, पॉलिटिशियंस, मनी लेंडर्स और ये सब काम कर रहे हैं, इनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। They live in stinking lanes choked with garbage, having homes with crumbling walls, wobbly doors and no windows, overcrowded with families of humans and animals coexisting in a primal state. They have not even enjoyed even one full meal in their entire life because of their poverty. गरीबी की वजह से इतनी बुरे कंडीशन में रहते हैं कि बेचारों को अच्छा खाना भी नहीं मिल पाता। नेक्स्ट, डीप वाटर से आपका ये क्वेश्चन है विलियम डगलस का। डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट स्ट्रैटेजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ। जब मैंने बताया था कि डगलस ट्राई टू लर्न स्विमिंग एट YMCA, तो उनका एक दोस्त रहता है, नोटोरियस फ्रेंड रहता है, जो कि क्या करता है, उनको पुल में धक्का देता है। एंड डगलस जो है वो बहुत ट्राई करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि वो पानी से बाहर आ पाए। तो यही स्टोरी आपको बतानी है, यही कहानी बतानी है कि किस तरह से उन्होंने अपने इस फियर को ओवरकम किया था, एंड कैसे ये हुआ था, किस तरह से उन्होंने अपने आप को उस फियर से बाहर निकाला था। So at the pool, the incident took place when Douglas was waiting for others. A big bruiser of a boy came there and threw Douglas into the pool just for fun. मजे लेने के लिए उसने डगलस को पानी में फेंक दिया। At the same time, Douglas struggle started. और जैसे ही वो पानी, क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं था ना, अचानक से आपको कोई पानी में धक्का दे दे तो क्या होगा। He went to the bottom directly. प्रिपेयर नहीं है, तुरंत वो पानी के अंदर चले गए, नीचे चले गए वो। एंड ही प्लान्ड व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम ही वुड मेक अ बिग जंप। तो उन्होंने सोचा कि दिमाग में चलने लगा, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं और समझ भी नहीं आ रहा कि कैसे करें, तो क्योंकि वो नीचे नीचे चलते चले जा रहे हैं। तभी स्टिल ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ कि वो
जैसे ही उनका पैर जमीन को टच करेगा, पूल के जमीन को टच करेगा, वो तुरंत ऊपर की तरफ उछाल करके ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेंगे। ऐसा वो करते भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो सरफेस पर नहीं आ पाते हैं। देन सेकेंड टाइम वो वापस से यही ट्राई करते हैं, और ऐसा वो बार बार ट्राई करते हैं, एंड लास्टली अनकॉन्शियस होकर के वो बेहोश हो जाते हैं। ठीक है ना, फिर उनको दूसरा कोई निकालता है। चलो, so come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. But it seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90 and before he touched bottom. His lungs were ready to burst. इतना ज़्यादा पानी पी लिया था, सांस नहीं आ पा रही थी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि अब सांस फूल जाएगी। He summoned all his strength, hit the bottom, but he came up slowly. बहुत ताकत से वो ऊपर आने की कोशिश करते हैं, पर वो कर नहीं पाते हैं। वो चिल्लाते भी हैं, बट किसी को उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। He opened his eyes and saw nothing but water only. जब वो अपनी आंखें खोलते हैं पानी के अंदर, तो उनको चारों तरफ बस पानी पानी ही दिखाई देता है। He grew panically. तो अब क्या होगा, पैनिक अटैक आएगा, ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा, बट कुडोज टू हिम, उन्होंने बहुत स्ट्रेंथ दिखाया था, बहुत ही ज़्यादा ब्रेवरी से उन्होंने काम किया हुआ था। ही वॉन्टेड टू कैच अ रोप बट देयर वॉज ओनली वाटर। ही वॉज सफोकेटिंग। He tried to yell, but no sound came out. His legs hung as dead weights, paralyzed and rigid. अब कोई काम नहीं कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, थक गए हैं बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि पूरा शरीर एकदम पैरालाइज हो गया है। His lungs ached, अब लंग्स भी जवाब दे रहा है। Head throbbed, he was getting dizzy, अब बेहोशी छा रही है। Again he tried the way he thought and planned but failed. The terror he had seized him completely, and he was shrieking underwater, but his screams in his throat frozen. चिल्ला भी रहे हैं पानी में से, लेकिन कोई उनकी आवाज़ सुन नहीं पा रहा है, पानी से बाहर नहीं जा पा रहा है। Nothing positive happened. Again he applied his strategy, but his arms couldn't move. दोबारा से वो कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी भुजाएं भी, उनके आर्म्स भी काम नहीं कर रहे हैं। His legs couldn't move. He cried for help, but no one came there. And finally he started to be drowsy and became unconscious. He crossed to oblivion, and the curtain of life fell. But unfortunately somebody came. सॉरी, बट फॉर्चुनेटली, सौभाग्य था कि कोई आ गया एंड सेव्ड हिज लाइफ, बट दैट फियर स्टक इन हिज माइंड फॉर एवर। ठीक है, अब अगला देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है। व्हाट डिड डगलस डू टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। आंसर आपको बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन वो आंसर बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है। अगर आप ये कहानी पढ़ेंगे तो आप 1 बाय 1 उस लाइन को लिख डालेंगे। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। अब इस फियर को ओवरकम करने के लिए डगलस ने क्या किया, आप सभी जानते हैं। डगलस ट्रेनिंग लेते हैं, अपने ट्रेनर से कहते हैं कि आप मुझे इंस्ट्रक्ट करिए, आप मुझे बताइए कि ताकि मैं क्या कर सकूं, मैं अपनी इस फियर को ओवरकम कर सकूं और हमेशा हमेशा के लिए इस तकलीफ को निकाल सकूं। So Douglas was a person who unfortunately faced an unwanted and unexpected situation in his childhood days. 2 incidents of his childhood with the water which made him scared. Okay, and for a long time he stayed far from the water. Later, by the inner inspiration and attraction towards water compelled him to go close to the water again. And to overcome his fear of water, he learned swimming under the supervision of a coach, but still he had some residual doubts, and for clearing those residual doubts, he went to many lakes, docks and islands. At different locations, he swam miles of distance, crossed whole lakes up and down, went to meadows and glaciers, and gained a lot of confidence and experience. Sometimes when he was in the mid of water, द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड। जब वो पानी में एक टाइम था जब वो तैर रहे थे लेक में, एंड जब वो बिल्कुल पानी के बीचों बीच थे तो उनको वो डर वापस से उनके दिमाग पर हावी होने लगा। बट ही पुट हिज फेस अंडर एंड लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी।
तुमको क्या लगता है कि तुम क्या कर सकते हो मेरे साथ, क्या तुम मुझे हरा दोगे? वो अपने आप से बातें करते हैं जो उनका फियर रहता है। द टेरर फ्लेड एंड ही स्वैम ऑन। उन्होंने अपने डर पर अब काबू पाया, अपने डर पर ओवरकम किया और वो तैरते चले गए। Thus, with long and dedicated efforts, Douglas became an expert swimmer. It took about 11 to 12 months to become a confident swimmer. इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है? एक दिन में कोई भी महारथी नहीं होता है, एक दिन में कोई भी चीज नहीं आती है। यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड, यू हैव टू कीप गोइंग। आपको जाना ही जाना है, आपको करना ही करना है, एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, अरे मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं करूंगा, ये सोचना ही नहीं है। करते रहो, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको कई बार कुछ वर्ड्स पढ़ना भी ना आता हो सकता है कि फंबल करते हो सकता है कि कुछ और परेशानी हो सकता है आंसर ना याद होता हो। उसी आंसर को उसी टाइम अपने आप को ऐसे एक टास्क दो कि नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, ऑन द सेम डे एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप जस्ट जैसे यही 4 लाइन आपको याद करनी है। मान लो कि आपने 2 बार पढ़ा, अरे याद नहीं हो रहा है, दिमाग पुश करेगा, नहीं छोड़ो हटाओ जाने दो। आपको क्या करना है, आपको उसी टाइम इस लाइन को 4 बार पढ़ना है। आई गारंटी कि 3 लाइन तो तुम आंखें बंद करके बोल ही डालोगे। 4 बार पढ़ के देख लो, ठीक है। रट्टा नुकसान नहीं करता, रट्टा फायदा भी करता है। धीरे धीरे ब्रेन डेवलप हो जाएगा, ब्रेन हमारा ट्रेन हो जाएगा कि अच्छा हाँ ठीक है अब ये है। टंग्स भी हमारे ट्रेन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस बनता जाएगा, आपको प्रैक्टिस होती जाएगी और एक दिन आप निपुण हो जाएंगे उस काम को करने में। निपुण मतलब एक्सपर्ट हो जाओगे। अगला क्वेश्चन, Why does Douglas as an adult recount a childhood experience of terror and his conquering of it? तो डगलस ने अपनी जो बचपन का डर था उसको वो बार बार क्यों याद करते थे और कैसे उन्होंने उस चीज को, उस पर जीत हासिल करी थी। देखो, किसी भी चीज का डर है तो उस डर को जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपकी वीकनेस है। और अगर उस डर के बारे में पता है और आप एक बार सोच लिए हैं, वंस यू हैव बिकम डिटरमाइंड कि आपको ये करना ही करना है, तो आप उस डर को भी, किसी भी तरीके का डर है, उसको भगा ले जाओगे। तो डगलस हैड अ फियर ऑफ वाटर इन हिज चाइल्डहुड। He was almost drowned in the swimming pool of YMCA when he was 11 years old. This incident revived unpleasant memories and stirred childish fear in him. This actually it is not childish fear and stirred fears in him. This experience of terror was a handicap he suffered from. He also recounts his conquering of his fear of water. It shows his willpower to learn swimming and to overcome his fear of water. It describes how these things helped him develop his personality. He is a role model for the young. They can emulate his experience to mold their life and personality. कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन है आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। और मैं अब बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग चीज़ें नहीं बोलूँगी वरना ये मोटिवेशनल क्लास बन जाएगा। फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस ही ड्रॉज द फॉलोइंग लार्जर मीनिंग। The experience had a deep meaning for him. Only those people who have known severe terror and conquered it can appreciate. In death there is a peace. तो एक्चुअली ये मोटिवेशन से कहीं ज़्यादा थोड़ी सी डीप लाइन है, थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। डगलस ने क्या पाया जब डगलस पानी में थे, व्हेन ही वॉज अंडर वाटर, तो उन्होंने क्या पाया, उनको लगा कि नाउ आई विल डाई। यही उन्होंने सोचा होगा क्योंकि सांस कम आने लगी, लंग्स बिल्कुल जवाब देने लगे, हाथ पैर जवाब देने लगे, तो उनको लगा कि नाउ डेथ इज नियर, है ना, यही उनको लगा। और मरने की डर से तो वो उनको छटपटाहट आ रहा था, इतना सारा वो परेशान हो रहे थे अपने आप को बचाने के लिए, मरने का ही तो डर था, ठीक है। सो उस एक्सपीरियंस से, उस एक्सपीरियंस को ओवरकम करने से, उस फियर को ओवरकम करने से उन्होंने क्या सीखा कि एक्चुअली में डेथ जो है ये बहुत पीसफुल चीज है। डेथ इज नॉट फियरफुल, ये तो बहुत पीसफुल चीज है। लेकिन मौत से डरने का जो फियर है कि हम मरेंगे ही नहीं, हम मर जाएंगे, मतलब एक होता है ना कि
किसी हम ऐसे कंडीशन में हैं एंड हमें फील होने लगे कि अच्छा मैं तो मर जाऊंगी, तो आप उस मरने के डर से बहुत ज़्यादा केओटिक हो जाते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तो वही इन्होंने कहा कि एक्चुअली डेथ इज पीसफुल, ठीक है ना। देयर इज टेरर ओनली द फियर ऑफ डेथ। मरने का जो डर है उससे बड़ा टेरर, उससे बड़ा डर और कोई है ही नहीं। सो रूजवेल्ट ने कहा ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ। डर से डरने की जरूरत है, किसी भी टाइप का डर है। सबसे बड़ा डर क्या होता है? मरने का जो डर होता है। तो किसी भी टाइप के डर से डरने की जरूरत है, ठीक है ना। फियर, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ फियर, सो यू नीड टू फियर ऑफ फियर, ठीक है। चलिए, और तो डगलस क्या कहते हैं अपने एक्सपीरियंस से, बोथ सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव somehow grew intensivity। तो जो उस मौत को हराने का जो जुनून था और जीने की जो इच्छा होती है, वो फिर आपको क्या करती है? आगे की तरफ बढ़ाती है। बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जब क्या करते हो ना, जब ये जो एक कि अरे मैं तो मर जाऊंगा, क्या होगा क्या होगा, ये डर जब निकल जाता है तो आप और इंटेंसिटी से आगे बढ़ते हो, ठीक है। सो दिस इज द लार्जर मीनिंग ऑफ ड्रॉज, ही ड्रॉज फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। तो ये एक रूजवेल्ट की एक्सपीरियंस को उन्होंने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया और उसको डिफाइन किया कि एनीथिंग इन लाइफ, अगर आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है तो वो डर खुद है। डर तो होता है, जब तक आप किसी से अटैच्ड हो डर तो होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने अपना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी कर लिया हुआ है। अब हम डील करेंगे हमारे पोइट्री के कुछ चैप्टर्स हैं। एंड पोइट्री जैसे आपके प्रोज में क्या होता है कि पैसेज दिया रहता है, पैसेज में से ही क्वेश्चन पूछता है। सिमिलरली आपके पोइट्री से एक स्टेंजा दे देगा और उस स्टेंजा से कुछ कुछ क्वेश्चन को आपसे पूछेगा एंड यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टेंजा इटसेल्फ, ठीक है। उसी में से आपको स्टेंजा में से ही आंसर करना है, बाहर से आंसर नहीं करना है। तो जो 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है कीपिंग क्वाइट नाम के चैप्टर से, जिसको लिखा किसने है बच्चों? पाब्लो नेरुडा ने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि ये चैप्टर क्या है, ये पोइट्री बेसिकली है किस बारे में, है ना। तो कीपिंग क्वाइट बेसिकली बात करता है समटाइम्स डूइंग नथिंग के बारे में। मतलब कि कई बार आपको कुछ नहीं करना होता है, कई बार यू जस्ट नीड टू बी काम। शांत कैसे रहोगे? चलो मान लो कि आपका हाथ पैर ये वो कुछ नहीं हिल डुल रहा है, आप कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं जा रहा है। तो इन्होंने बात की है मेडिटेशन पर, बहुत ही एम्फेसाइज किया हुआ है मेडिटेशन को एंड हाईलाइट किया हुआ है उस बारे में। मेडिटेशन की वैल्यू के बारे में बताया हुआ है कि जब आप शांति से बैठ करके, बिल्कुल शांत आराम से अच्छे से पोज में आलती पालती मार करके बैठ रहे हो और हाथ वाथ अपना कुछ नहीं हिला रहे, कहीं देख नहीं रहे हो, शांति से बस आंखें बंद करके आप बैठे हुए हो, तो थॉट्स आपके माइंड में आएंगे। जब थॉट्स आपके माइंड में आएंगे तो नाउ यू आर trying to get back those thoughts at one point and you are trying to focus on that point again and again। यानी कि आपका ध्यान जा रहा है कहीं, वापस से आप उसी पॉइंट पर आ जाओ जहाँ पे आप सोच रहे थे। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी सांसें आती जा रही हैं तो आप अपनी सांसों पर ही ध्यान लगाओ, फिर से दिमाग कहीं जाएगा, फिर से वापस सांसों पर ध्यान लगाओ, फिर से दिमाग कहीं जाएगा, फिर से सांसों पर ध्यान लगाओ। तो धीरे 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 आप पाएंगे कि आप बिल्कुल शांत है, आपके आसपास चाहे जो हो रहा है, लेकिन आपका दिमाग बिल्कुल आपकी सांसों पर है। इट्स नॉट ईजी जॉब, बहुत डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि दिमाग जो है वो भागता रहेगा भागता रहेगा भागता रहेगा और आप बस 2 मिनट में उठ के खड़े हो सकते हो कि नहीं यार नहीं होगा। लेकिन जब ये आप करने लगोगे, जब ये बैठने लगोगे, तो आप पाओगे कि आपको ये समझ में आने लगेगा कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि ये तो बेकार है, यूजलेस है, और इसको मतलब हम फालतू का इस चीज़ को लेकर के इतना परेशान होते थे, इतना बवाल करते थे, बातें करते थे, फलाना फलाना। तो कई बार शांत रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो उस बेनिफिट्स के बारे में ही इस चैप्टर में बताया गया है। अब
चलो स्टेंजा पढ़ते हैं हम अपना। ओके दो स्टेंजाज आते हैं बच्चों, 3-3 मार्क्स के आएंगे, 6 मार्क्स का ये स्टेंजा पूछा जाता है। चलिए, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो ये क्या कह रहे हैं कि हो सकता है शायद अर्थ भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसे हमारे आसपास सब चीज़ें मरी हुई हैं, यानी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं किसी में भी जान नहीं है, लेकिन अर्थ ही प्रूव करती है या हमें ये पता चलता है कि अरे सब कुछ हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सब में जान है, सब कुछ जिंदा है, सब कुछ अलाइव है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि अब मैं 1 से 12 तक काउंट करूँगा और आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे और मैं चला जाऊँगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मैं काउंट करूँगा तो आपका ध्यान मेरी गिनती पर होगा। जब आपका ध्यान मेरी गिनती पर होगा और आप एक जगह पे फोकस्ड हो जाएंगे तो मैं भी आपके ध्यान से, आपके थॉट से, आपके विचारों से चला जाऊँगा। चाहे मैं आपके बगल में प्रेजेंट ही क्यों ना हूं, बट यू विल नॉट रियलाइज दैट आई एम बिसाइड यू। ठीक है, तो ये इस स्टेंजा में बात किया गया है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर बच्चों। वॉट वुड बी प्रूव्ड लेटर एंड हाउ, कैसे ये प्रूव हो जाएगा कि बाद में क्या प्रूव होगा और कैसे प्रूव होगा। तो देखो, द लेटर इट विल प्रूव दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज अलाइव व्हेन वी पे अटेंशन ऑन दिस। Later everything would be proved alive with the help of the earth. नेचर प्रूव करता है सब कुछ कि क्या कहते हैं कि सब कुछ हमारे आसपास जिंदा है जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं, अटेंशन देना शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट से एट लास्ट। पोएट आखिरी में क्या कहता है? इन द लास्ट पोएट इज सेइंग आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट, आई विल गो। एट लास्ट the poet says that he will count up to 12 and we keep quiet and he will go. इनडायरेक्ट सेंटेंस में ये आंसर आपका किया गया है, क्योंकि हम पोएट की बात को नैरेट कर रहे हैं, इसीलिए हमने आई की जगह पे ही का यूज किया हुआ है एंड यू की जगह पे वी का यूज किया हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान देते जाओ। अगला, what lesson does the earth teach us? The earth teach us as we the earth teach us as when everything seems dead. ठीक है ना, the earth teach us that there is life under apparent stillness. It means that we can still be alive even if we appear to be still or calm. मतलब हमें लगता है कि कुछ चीजें मरी हुई हैं, मतलब जान नहीं है, लेकिन अर्थ प्रूव करती है कि हर चीज में जान है। ठीक है बच्चों, अगला, what remains alive when everything seems to be dead? Just 1 second. हाँ, ये कह रहा है कि what remains alive when everything seems to be dead. क्या जीवित रह जाता है जब सब कुछ क्या हो जाएगा, जब सब कुछ ऐसा फील होता है कि सब कुछ किसी में जान नहीं है, तो क्या जीवित रह जाता है। सो ओनली द अर्थ इज अलाइव, यानी कि नेचर इज अलाइव व्हेन एवरीथिंग एल्स सीम्स टू बी डेड और अपीयर्स टू बी डेड। ठीक है ना, नेचर इज अलाइव। What does the poet ask us to do? अब पोएट हमें क्या करने के लिए कह रहा है? So the poet is asking us to keep quiet. पोएट क्या कह रहा है कि अब आप शांत रहिए, है ना। So the poet concludes the poem by saying that we should learn from the earth about the circle of life and death. नहीं, इतना बियॉन्ड मत जाओ। आई वुड से कि आप ये लाइन को मेंशन करिए, ठीक है ना। द पोएट आस्क अस टू डू, द पोएट आस्क अस टू डू टू कीप क्वाइट, राइट, ये आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी से देखते हैं। ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर ऑफ आईज, देखने वाले में
देखने वाले की आंखों में खूबसूरती होती है, एग्जैक्टली उसी के बारे में बात की गई है इसमें। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing, a thing of beauty। यहाँ पे मुझे ये लाइन नहीं पता है, एंड एज अ स्लीप। ओके चलो तो देखते हैं। एक्चुअली ये पूरी लाइन का आइडिया नहीं है मुझे, तो सॉरी फॉर दिस। ठीक है, चलिए अब अपने क्वेश्चन को करें। ओके, पोएट क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी कि जो सुंदरता है यह हमेशा हमें क्या देती है? खुशी देती है, ठीक है ना। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, ये जो मतलब इसकी खूबसूरती और बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी खत्म नहीं होती है, मतलब कभी समाप्त नहीं होती है। बट will keep a bower of quiet for us and a sleep full of sweet dreams। मतलब कह रहा है कि हमें एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाब में जगाए रहती है, सुलाए रहती है, मतलब हम खो जाते हैं उसमें। हम हेल्दी हैं, क्वाइट हैं, शांत है, बिल्कुल इस तरह से इस पोएम में बात किया गया है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हाट इज अ जॉय फॉर एवर? So a thing of beauty is a joy forever. Okay, just 1 second. इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया है यार। So a thing of beauty is a joy forever, ये है आपका आंसर। अगला, so what will happen with a thing of beauty? क्या होगा a thing of beauty के साथ में? So the thing of beauty will never pass into nothingness, मतलब जो सुंदरता है यह कभी भी समाप्त नहीं होगी, सुंदरता कभी भी समाप्त नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will a thing of beauty provide us? A thing of beauty हमें क्या प्रोवाइड करेगा? स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ, क्वाइट ब्रीदिंग, ठीक है ना। सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल प्रोवाइड अस बोवर क्वाइट एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स and health and quiet breathing, right? Next question. So what does the poet feel about a thing of beauty? Poet क्या सोच रहा है इस जो सुंदरता की कोई चीज है, पोएट उसको क्या सोच रहा है? So the name अच्छा सॉरी, 4th नंबर भी कुछ मिसिंग है क्या? ओके, सो नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स। तो पोएम का नाम क्या है? द नेम ऑफ द पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड द पोएट इज जॉन कीट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों? 5th नंबर का, व्हाट डज द पोएट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी? तो पोएट क्या फील कर रहा है? द पोएट feels that a beautiful object is always treasured in our mind because it provides us eternal and everlasting joy। यही कि जो सुंदरता की कोई भी चीज है, सुंदरता का जो एहसास है, यह हमारे अंदर से कभी भी समाप्त नहीं होता है। What does the poet means? One second. What does the poet mean when he says it will never pass into nothingness? Why? That the thing of beauty will last forever and it will never end, है ना। The poet means to say that an object of beauty never fades into insignificance but multiplies many folds even it returns to our mind, है ना। ये हमेशा बढ़ती ही रहती है, ठीक है। सोचने वाले पर डिपेंड करता है। ओके, so point out the figure of speech in the statement. A thing of beauty is a joy forever. मेटाफर है, ठीक है। जो सुंदरता की चीज है ये हमेशा क्या देती है? खुशी देती है। जब मेटाफर क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली और ये सब चीजें हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे। जब किन्हीं दो चीजों की तुलना डायरेक्टली की जाए, उसी रूप में की जाए, जैसे मान लो कह दिया जाए कि उसका चेहरा चांद है, ठीक है ना। हर फेस इज मून, हर फेस इज मून,
ठीक है, तो डायरेक्टली कहा जा रहा है कि जो चांद है वो क्या है, चेहरा है, या उसका चेहरा है चांद है। तो यहाँ पर डायरेक्ट तुलना की जा रही है, डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है, ये मेटाफर होता है। सिमिली क्या होती है, जब तुलना लाइक या कुछ इस तरह से की जाती है, मतलब हर फेस इज लाइक मून। कहने का मतलब क्या है कि उसका चेहरा चांद जैसा है। तो यहां पे जब कहेगा कि उसका चेहरा चांद जैसा है, तब ये बन जाएगा आपका बच्चों सिमिली बन जाएगा। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बन जाएगा, सिमिली बन जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे ये लाइक वर्ड हटा देगा, हर फेस इज मून, तब ये फिगर ऑफ स्पीच बन जाएगा मेटाफर। अब डिफरेंस क्लियर हुआ। तो जब भी सेंटेंस में दो चीजों का कंपैरिजन हो और प्रपोजिशन लगा हो, जैसे लाइक लगा हुआ है, एज लगा हुआ है, ठीक है ना, लगा हुआ है, ठीक है बच्चों, इस टाइप के जो आपके प्रपोजिशंस लगे हुए हैं, आप क्या करेंगे, वहां पे तुरंत फाइंड आउट करेंगे कि ये सिमिली वाला है। विदाउट एनी प्रपोजिशंस, एज, लाइक, सिमिलरली एटसेट्रा, ये क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। तो सीधा सीधा बात कर रहा है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, सुंदरता ही खुशी है। कह रहा है कि सुंदरता ही खुशी देता है लोगों को। एग्जैक्टली हम ब्यूटीफुल नेचर को देखते हैं, हम खुश हो जाते हैं, हम किसी सुंदर चीज को देखते हैं, हम खुश हो जाते हैं। तो सुंदरता ही क्या है, खुशी है। तो यहाँ पर मेटाफर की बात की गई है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय। क्यों कह रहा है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी खुशी है, ऐसा क्यों कह रहा है। So an object of beauty never fades with the passage of time, rather it multiplies। क्योंकि जो हमारे मन में जो ओपिनियंस बने हुए हैं सुंदरता को लेकर के, ये हमेशा बना ही है। मतलब सुंदरता का जो पैमाना है, जो कह लो किसी भी चीज़ को देखने का जो नज़रिया है, वो बना ही रहता है, कभी वो चीज़ ख़त्म नहीं होती है। वो चीज़ ऐसा नहीं है कि अब इट्स एग्जाम्पल ले लो, ऐसे समझो कि लाइक एक यंग लेडी है जो बहुत खूबसूरत है, फिजिकली बहुत खूबसूरत है, ठीक है। अब कोई इंसान है जो उसकी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है। अब अगर वो उसकी फिजिकल ब्यूटी को एडमायर कर रहा है, सो इट विल फेड अवे बाय पासिंग टाइम। तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसकी ब्यूटी को एडमायर करना बंद कर देगा, राइट। लेकिन इफ ही इज एडमायरिंग हर नेचुरल ब्यूटी, हर सोलफुल ब्यूटी, या जो भी उसका डेफिनेशन है उस इंसान की नज़रों में उस ब्यूटी का, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। चाहे वो लड़की आज है, चाहे वो 50 साल बाद भी होगी, शी विल स्टिल रिमेन ब्यूटीफुल द वे ही यूज्ड टू थिंक, राइट। जिस तरह से वो उसके लिए सुंदर पहले रही होगी, वो उसके लिए हमेशा से सुंदर ही रही होगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एवर लास्टिंग ब्यूटी, ठीक है। इसीलिए सुंदरता का जो पैमाना है वो सदैव सदैव बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, ठीक है। तो इसकी जो मतलब इसका जो खूबसूरती है वो किस तरह से बच्चों बढ़ती है। तो द लवलीनेस ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इंक्रीजेज एज टाइम पासेज। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, इसकी खूबसूरती क्या होती है, बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉवर। बॉवर, ओके, तो बोवर या बॉवर, आई डोंट नो, जस्ट करेक्ट मी अगर ये प्रोनाउंसिएशन गलत होगा। सो बोवर का मीनिंग क्या होता है, शैडी एनक्लोजर, मतलब किसी चीज की छाया, कोई प्रतिछाया कुछ है, उससे उसका मतलब होता है बोवर, ठीक है बच्चों। अगला क्या कह रहा है, पॉइंट आउट सम राइमिक वर्ड्स इन द एक्सट्रैक्ट और इन द सेंटेंस। फॉरएवर, नेवर, कीप, स्लीप, हाँ, फॉरएवर, नेवर एंड कीप स्लीप, ये है आपके राइमिंग वर्ड्स। So there are forever, the rhyming words are forever, never, keep, sleep, ठीक है, ओके, ठीक है। बाकी का लेक्चर हम कर लेंगे बच्चों, ठीक है। लास्ट लेक्चर होगा कल, होपफुली लास्ट ही लेक्चर होगा, एंड सम अप कर देंगे हम। तो अपना ख्याल रखिए और तैयारी अच्छे से करते रहिए। लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपना पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चैनल को शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, अपना ख्याल रखिए।